जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच, जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 299 रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी। मैं अश्वनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। एक बार बच्चे बताएं कि आवाज़ आपको सही है या नहीं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन धीरेन्द्र, ममता, मोनू, उमेश, मदन लाल, गोपाल, अजय, सरिता, गोविंद, दीपक, प्रिंस, सोनिया, जया, अंजलि, चांदनी, गोलू, राधा राउत, दिव्या कावत, रूपा, शिवानी, शुभम, पिंकी, देशराज, हार्दिक, राजा, सुशील पांडे, दीपक पांडे, चांदनी कुमारी, रंजनी, शुभम यादव, साहिल, रोहित वर्मा, कैसे हैं एक बार सभी बच्चे बताएंगे आवाज़ आपको सही है या नहीं, तभी हम सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज है आपका 12 नवंबर और 12 नवंबर के हम करंट अफेयर स्टैटिक क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, कैसे हैं एक बार सभी बच्चे बताएं। फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है आपका 12 नवंबर। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे और भी क्लास से बच्चे जुड़ जाए। फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी नोटबुक पेन अपने साथ लेके बैठिए और एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलिए, तभी चीज़ें आपके लंबे समय तक याद होगी। ये एक बिल्कुल कन्फर्म है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, तब तक याद होने की संभावनाएं कम है। वीडियो देखने से जब भी फायदा है जब आप उसको लिखते हैं। लिखने के बाद आपके कम से कम 30 से 40% तो चीज़ें याद रहने वाली है। शुभम यादव सब मेरा भी, चलिए बहुत बढ़िया। जो पहली बार क्लास से बच्चे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार बच्चे बड़े ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Pneumonia Day celebrated recently every year? यानी कि प्रतिवर्ष जो निमोनिया होता है, आप सभी जानते हैं जो निमोनिया बीमारी है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष जो निमोनिया डे मनाया जाता है ये 12 नवंबर में मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर को इसको हम मनाते हैं। और इस बीमारी से आपको अवगत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। छोटे बच्चों में भी ये निमोनिया हो जाता है। सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी लगने के कारण उनको सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसे निमोनिया डे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में इंडियन बायोलॉजिकल डाटा
सेंटर देश के पहले राष्ट्रीय कोष का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन विच सिटी द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट नेशन फाउंड इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर? नई दिल्ली, हैदराबाद, फरीदाबाद और लखनऊ। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो सेंटर खोला गया, कौन सा? ये सेंटर खोला गया फरीदाबाद हरियाणा में। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा में। कौन सा सेंटर? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ये है आपका इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर। यहां पर बायोलॉजिकल जो डाटा है उसको कलेक्ट करके रखा जाएगा और इसके लिए कोष की, राष्ट्रीय कोष की भी स्थापना की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसने इसका उद्घाटन किया? तो ध्यान रखेंगे ये है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अच्छा सर थोड़ा धीरे समझाएं, चलिए, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं? जिस बच्चे को पता है एक बार आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद कहां पर है? हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते भी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं आपके मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आप सभी जानते भी होंगे। एक बार आप बताएं यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। सभी बच्चे बताएंगे यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है? यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ हरियाणा से अलग दो स्टेट्स की राजधानी है, एक पंजाब और एक चंडीगढ़ और एक हरियाणा। यानी कि चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी है, जिसमें एक यूटी है और 2 आपके क्या है? 2 है आपके स्टेट्स, एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा के पंचकुला में इस बार आपके खेलो इंडिया यूथ का जो आयोजन किया गया था, कहां पर? खेलो इंडिया यूथ का आयोजन किया गया था और हरियाणा इसमें पहले नंबर पर रहा था। ये भी आप सभी जानते हैं। बिल्कुल सर, एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड कब तक आएगा? अभी फॉर्म फिल होने की मुझे लगता है कि लास्ट तारीख है थी शायद कल, तो अभी आपको समय लगेगा, उसमें ही वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब निकलेंगे। हाल ही में भारतीय मूल की नागरिक अरुणा मिलर किस देश के लेफ्टिनेंट पद के लिए चुनाव में जीती है? यानी कि अभी इस देश में चुनाव हुए तो ये लेफ्टिनेंट पद के लिए वहां पर चुनाव जीती, आपसे पूछ रहा है। ये है इंग्लैंड, अमेरिका, जापान या कनाडा? तो नाम आपको ध्यान रखना है, भारतीय मूल की है। भारतीय मूल का मतलब ये हुआ इनका जो मूल है ये कहीं ना कहीं भारत में है। इनके माता पिता, दादा दादी कोई ना कोई भारतीय मूल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इन्हें भारतीय मूल के नागरिक कहा जाता है। इनका नाम है अरुणा मिलर। नाम ध्यान रखना है, अरुणा मिलर। और ये किस देश में? ये अमेरिका में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई है। कहां पर? अमेरिका में ये लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त हुई। ये अपने आप में एक उपलब्धि हो जाती है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो भी भारतीय व्यक्ति जहां पर भी, जिस भी देश में भारत का एक सम्मान बढ़ाते हैं, मान बढ़ाते हैं, वो जो है हमारे लिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उस पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। यही करंट अफेयर्स तैयार करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। कहां पर है? ये है आपके यूएसए में, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्र में आयोजित COP27 जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ये COP27 हो रही है, कहां पर? इसका आयोजन हो रहा है आपके मिस्र में। कहां पर? मिस्र में। क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा शहर है जिसमें इसका आयोजन है? मैंने आपको बताया था, उसका शहर का नाम आपको नहीं भूलना। एक बार उस शहर का नाम आप बताएं जहां पर ये COP27 जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो है सम्मेलन, इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें क्या कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए यहां पर कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जो ये सम्मेलन हो रहा है, सभी देशों ने इसमें क्या कहा? सभी देशों ने इसमें मिलकर ये कहा कि हमें कुछ लक्ष्य निर्धारित करने होंगे, उनको हमें उस पर काम करना होगा। जैसे आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आज मुझे मैथ के इतने चैप्टर पढ़ने हैं, आज रीजनिंग के इतने चैप्टर पढ़ने हैं, अपने आप को टारगेट देते हो कि शाम तक इतना काम करना होगा। तो इसी प्रकार से 2023 तक इन्होंने अपने आप को लक्ष्य दिए हैं। जिस टोटल जो संख्या है ये है 30। कितने टोटल है? 30 लक्ष्यों पे ये काम करेंगे। आपको 30 याद रखने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है ना। 30 आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपसे रैंडमली वो एक डाटा पूछ लेगा। एक डाटा आपको ध्यान रखना है, क्या है, 30 लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। टोटल 30 इसकी संख्या है। इसका आयोजन कहां पर हुआ, मिस्र में हुआ, कोप 27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे बोला जाता है। जिस बच्चे को नहीं पता वो इसे लिख सकता है, कोप को बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है ना। इसे कोप बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कोप, और इसे लिख सकते हैं आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27। ये सम्मेलन हुआ जलवायु परिवर्तन के लिए। बिल्कुल, शर्म अल शार्क, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इजिप्ट में है, ठीक है ना। चलिए सर, जो एसएससी जीडी क्लास यूट्यूब पर प्रैक्टिस चलती है उसकी प्लेलिस्ट बना दे, क्योंकि कभी लाइव नहीं ले पाते तो ढूंढने में टाइम लगता है। अर्चना चौहान, बहुत बढ़िया, आपका ये जो सजेशन है ये शाम तक इस पर कार्य करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। ये जो टेक्निकल टीम है उनको बोल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा आधार नियम संशोधन की व्यवस्था के तहत कितने वर्षों में आधार कार्ड के नवीकरण कराने के लिए दस्तावेज जमा कराने का प्रावधान किया गया है। अभी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। क्या गाइडलाइन जारी की है, इन्होंने कहा है कि आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है ना, आपका जो आधार कार्ड है इसको हम रिन्यू करेंगे, इसका नवीनीकरण करेंगे कितने समय के बाद, 10 साल के बाद इसको हमें दोबारा से रिन्यू कराना होगा। ये अभी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि आपका जो आधार कार्ड है इसमें आपके 10 साल के बाद हम दस्तावेज चेक करेंगे, दोबारा से उसको इसमें हम लगाएंगे, दोबारा से आपका जो है ये रिन्यू हो जाएगा। जैसे आपका लाइसेंस होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, बंदूक का लाइसेंस होता है, या अन्य और चीज़ें हैं जो शस्त्र लाइसेंस होता है, उनका नवीनीकरण होता है, नवीकरण होता है, जिसे रिन्यू बोला जाता है। तो ये 10 साल में इसका किया जाएगा, किसका, आधार कार्ड का। ये इसे बोला गया है आधार नियम संशोधन व्यवस्था, ठीक है ना। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में ये आपको उसमें डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे, तब आपको ये दोबारा दिया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लंकापति रावण भी यहाँ पर हमारी क्लासेस देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लंकापति रावण का, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये किसने कहा, ये केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की, और ये जल्द ही चीजें लागू होने वाली है। इन्होंने ऐसा कहा है कि जल्द ही हम इसको लेके एक अभी एक संशोधन करेंगे, एक नियम लेके आएंगे कि कैसे होगा, कब होगा, कहां पर ये चीजें होंगी, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में ये चीजें होनी है। तो इसलिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग हम करेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर, आधार कार्ड का फोटो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपके नजदीकी जो जनवाणी केंद्र है आप उस पर जाएं, वहां जाएं, या कोई बैंक जहां पर आधार कार्ड में करेक्शन होता है, आप उन्हें बोले कि सर हमारा फोटो खराब है, हमारा जो नाम है वो गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, ठीक है ना, या आपका जो नाम है कोई भी उसमें गलती है, जो भी करेक्शन आपको कराना है वहां जाकर आप करा सकते हैं। 8 दिन के अंदर वो आपको वहां से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थैंक यू सर मेरा नाम लेने के लिए, लंकापति रावण, बहुत बढ़िया। चलिए, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने वीर नारियों के कल्याण व शिकायत के लिए सिंगल विंडो सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? नाम नहीं भूलेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है, वीरांगना सेवा केंद्र। ये किस हमारे सुरक्षा बल के द्वारा जो वीर नारियां हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी शिकायत के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब होता है एक इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उन पर ये जानकारियां देंगे, उनके से रिलेटेड जो भी उनसे रिलेटेड स्कीम होगी, जानकारियां होगी, या किसी प्रकार की उन्हें समस्या है तो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर वो शिकायत कर सकती हैं कि सर हमारे साथ, सर मैम हमारे साथ ये समस्या है, आप इसका कृपया करके निवारण करने की कोशिश कीजिए। तो सरकार ने हमारे सुरक्षा बल, किसने, हमारे जो थल सेना है इसने ये अभी स्टार्ट किया है। किसने, हमारे थल सेना ने ये अभी वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है, जिसमें महिलाओं से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा किससे रिलेटेड है, तो ये महिलाओं से रिलेटेड है। छोटा सा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि वीरांगना सेवा केंद्र ये किसने स्थापित किया, तो ये हमारी थल सेना ने। किससे रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है। क्या करेगा, उनके शिकायत का निवारण करेगा और उनके रिलेटेड जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनको बताएगा कि आपके लिए सारी चीजें होने वाली है। एक बार सभी बच्चे क्लास को
जोरदार तरीके से शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे क्लास से और भी बच्चे जुड़ जाए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। थल सेना प्रमुख हमारे कौन है, सॉरी अध्यक्ष, प्रमुख तो हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चन मेरे ध्यान आया यहां पर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थल सेना के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं ये कौन होते हैं, सर्वोच्च कमांडर, ध्यान से सुनना क्वेश्चंस को, सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं, तो आप एक बता देंगे कि हमारे सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ ले कि हमारे राजनीतिक कमांडर कौन होते हैं, हमारे राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, तो एक बार आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। तीनों सेनाओं के हमारे राजनीतिक प्रमुख, ये क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में आ गया फिर आप इसका आंसर क्या करने वाले हैं एक बार मुझे जरूर बताएं। और हमारे जो थल सेना अध्यक्ष हैं ये है मनोज पांडे। कौन है, मनोज पांडे। तो ध्यान रखना है कौन है हमारे थल सेना अध्यक्ष, ये है मनोज पांडे। और अभी हाल ही में हमारी जो थल सेना है इसने अपनी आईपीआर, जो इनकी ड्रेस है इसका आईपीआर अभी इन्होंने कराया है। आईपीआर का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि जो इनकी एक तरीका से वर्दी है उसको कोई डिजाइन नहीं कर सकता इनकी परमिशन के बिना। बिल्कुल हमारे जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं तीनों सेनाओं के, किसी भी बच्चे का आंसर अब तक सही नहीं आया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सीडीएस पॉलिटिकल इसके वो होंगे, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हमारे जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हमारे जो राजनीतिक प्रमुख हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री, और हमारे जो सर्वोच्च कमांडर हैं ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति होते हैं। एसएससी एमटीएस फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छा एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म बच्चा पूछ रहा है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है जैसे आपका मोबाइल फोन है ये मल्टीटास्किंग करता है, आप इस पे गेम भी खेल सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना, और अन्य कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। इसलिए जो एमटीएस आप बनते हैं आपसे फाइल भी उठवाई जाएगी, पानी भी आपके लिए कहा जाएगा कि आप पानी पिलाएं, चाय पिलाएं, कंप्यूटर का काम कीजिएगा, तो मल्टी आप काम करेंगे, मल्टीपर्पज काम आपसे कराया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में आयोजित होने वाली 3 दिवसीय भारत आसियान 17वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको देखना है कि भारत का और आसियान देश जो है इनका 17वां शिखर सम्मेलन है, ठीक है ना, इनका 17वां शिखर सम्मेलन है। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, कहां पर आयोजित है। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, यहां पर इसका आयोजन हो रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे ये आपसे पूछ रहा है, तो भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगे ये करेंगे जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ कौन है आप सभी अच्छी तरीका से जानते हैं, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। कौन है, हमारे उपराष्ट्रपति हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस राज्य से हैं, क्या आप बता सकते हैं ये किस राज्य से है। हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल राज्य के क्या थे, पश्चिम बंगाल राज्य के ये राज्यपाल थे। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जब तक ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बने उससे पहले ये कहाँ पर राज्यपाल थे, तो ये आपके राज्यपाल थे जगदीप धनखड़। कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। ये आपको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहाँ ध्यान रखेंगे, जब से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है उनकी पहली यात्रा हुई है अपने ग्रह की, यानी कि उनके गृह प्रदेश की पहली यात्रा कल वे अपनी गृह प्रदेश गए हैं। कौन सा, उड़ीसा, उड़ीसा गए हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, डेट आपको ध्यान रखनी है 11 नवंबर, ठीक है ना, 11 नवंबर में वे अपने जो है उड़ीसा गए हैं, जो उनका होम टाउन है, होम प्रदेश है, यहाँ पर ये गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं, कभी कभी पूछ सकता है, पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले मैं बताऊं, जब हमारे राष्ट्रपति बने थे कौन, प्रणब मुखर्जी, तो उनसे उस समय पूछ लिया गया था एक एग्जाम में कि राष्ट्रपति बनने से पूर्व या सॉरी बाद में सबसे पहले इन्होंने किस देश की यात्रा की थी। एसएससी जीडी का सिलेबस बता दीजिए। एसएससी जीडी का जो सिलेबस है ये आपका वीडियो डाल रखा है कंप्लीट एसएससी मेकर पर, आप जाएं तो वहां अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। गुलशन सर के द्वारा वो वीडियो आपको कराया गया है। बिल्कुल, प्रणाम गुरुदेव। अनीता मिश्रा, आज आपको मिस नहीं करेंगे क्योंकि आपकी बड़ी शिकायत रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से केंद्रीय मंत्री
ने, किस केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप का उद्घाटन किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर संजीव बालियान, डॉक्टर नहीं है ये, रामदास अठवाले या पीयूष गोयल? तो ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे यहाँ नोएडा में भी आई थी प्रेसिडेंट, वो ऐसा आप एक चीज कोशिश करिए समझने की, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। वो उनका गृह जिला है, घर है उनका, ठीक है ना, उनका घर है, तो वो पहली बार वहां पर गई। जैसे अगर आप अपने घर से किसी पद पर बन जाते हैं, अपने घर, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने प्रदेश से, तब अगर आप उस काफ़ी समय बाद या बनने के बाद कुछ जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो पहली बार वहाँ पर गई हैं जब से वो राष्ट्रपति बनी है। तो ध्यान रखेंगे, अभी कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप का जो उद्घाटन हुआ ये कहाँ पर हुआ, किसने किया? तो ये किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो हमारे केंद्रीय विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये आपको ध्यान रखना है, कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा दिया जाए कश्मीर में, इसको लेकर एक सम्मेलन आप बोल सकते हैं, एक मेला आप बोल सकते हैं, एक प्रदर्शनी आप बोल सकते हैं। एक्सपो का मतलब यही होता है। तो ये कहां पर हुआ? ये हुआ आपका जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। ध्यान रखेंगे, आर के माथुर किसके हैं? लद्दाख के हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज है तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है ना। सर ये प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर बुक कहाँ मिलेगी? बुक स्टोर पे आप जाएं, अगर बुक स्टोर पे आपके नज़दीकी बुक स्टोर पे नहीं है तो आप उसे ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? बुक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया? जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनका अभी आपको ध्यान रखना है, इन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग जो है इसका 15वें सम्मेलन का आयोजन किया है। ये कहां पर किया, ये आपसे पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर इसका आयोजन हुआ है? नई दिल्ली में। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताएं एक बार। ओके सर, मुझे जाना पड़ेगा, रिपीट देख लूंगी। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। जिस बच्चे को इंपॉर्टेंट काम है वो उस काम को पहले कीजिएगा, क्लास आप बाद में देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। सर मैं J&K से हूँ। बहुत बढ़िया कमांडर लव, बहुत बढ़िया। आप जम्मू कश्मीर से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, किसका? केंद्रीय सूचना आयोग का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, कौन है? ओम बिड़ला है। एक बार आप बताएं कि राज्यसभा के सभापति कौन है? जो हमारी राज्यसभा होती है इसके सभापति कौन है? एक बार आप कमेंट में क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। राज्यसभा के वर्तमान में जो सभापति हैं ये कौन है? जल्दी से क्वेश्चन करें, देखते हैं कितने बच्चे आंसर इसका करते हैं। सर दिल्ली में ही, कहां पर? दिल्ली में ये नहीं पूछेगा कहां पर, बस आपसे पूछेगा कि ये जो है ये कहां पर हुआ है। इनका एक केंद्रीय सचिवालय होता है, वहां पर इसका आयोजन किया, कभी नहीं पूछेगा, ध्यान रखना। काफी इंपॉर्टेंट ही हुआ तो पूछेगा। जैसे प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा तो प्रगति मैदान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए सर मेरा नाम लीजिए, शिवा सॉरी। मैराथन भी आपकी जल्द ही होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर ही आपकी मैराथन करा दी जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। चलिए ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ये कहां पर? ये हमारे जो सभापति हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखेंगे, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं तो हमेशा उपराष्ट्रपति ही इसके सभापति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के आंदोलन के इतिहास व लोक सांस्कृतिक के विभिन्न आयोग को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की घोषणा की है? विभिन्न आयाम है ये, आयोग नहीं, विभिन्न आयाम, ठीक है ना। एक बार इसे सभी बच्चे सही करेंगे, ठीक है। ये आयाम है, क्या है? आयाम, ठीक है ना। विभिन्न आयामों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने की घोषणा की है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इन इंक्लूड वेरियस कमीशंस ऑफ स्टेट मूवमेंट्स, हिस्ट्री एंड फोक कल्चर इन द टेक्स्ट बुक्स।
यानी कि इनका जो पाठ्यक्रम होगा स्कूल्स में, कॉलेज में, तो उनको इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि जो राज्य का आंदोलन का इतिहास रहा, इस राज्य ने जो आंदोलन किया और इसकी जो लोक संस्कृति है, इसको हम अपनी पाठ्य पुस्तक में डालेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या राजस्थान, तो ये जो पहल शुरू की है ये की है उत्तराखंड ने, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है अपने स्टेट के बारे में चीज़ों को जानने की, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल वो क्या है, बस फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इस पर लगे हुए हैं। उन्हें अपने कल्चर से कोई मतलब नहीं, अपनी संस्कृति से कोई मतलब नहीं होता। क्या चल रहा है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारा इतिहास रहा, किस प्रकार से चीज़ें बदली, उन्हें कोई इस चीज़ से मतलब नहीं। बस उन्हें क्या है, इंस्टाग्राम देखना है, व्हाट्सएप देखना है, रील कितना चला है, सबसे जो ट्रेंडिंग है वो है रील कितना चला है। तो उत्तराखंड में इसका जो है अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अभी उत्तराखंड सरकार एक और बड़ा फैसला लेने वाली है, समान आचार संहिता। कौन सा? समान आचार संहिता। ये बड़ा फैसला भी अभी उत्तराखंड में आपको देखने को मिलने वाला है। इसके लिए इन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? रंजना देसाई। आप शायद जानते भी होंगे, मैंने आपको बताया भी था कौन है रंजना देसाई। आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। और भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर आर्टिकल 44 यानी कि समान आचार संहिता लागू है, वो है गोवा। कौन सा राज्य है? गोवा। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड, राजस्थान, आपका गुजरात और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर भी चीजें लागू होने वाली है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। आप जानते भी हैं, यहाँ की 2 राजधानियां हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्रिंस सर, जोगेंद्र सर बिगड़ रहे हैं रील्स बना के। अच्छा चलिए, उनकी भी क्लास ली जाएगी, आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, गुजरात है आपका, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर भी ये चीज़ें लागू होने वाली हैं। ठीक है ना, जैसे आपका गुजरात, राजस्थान, इन राज्य सरकार के द्वारा भी ये चीज़ें होने वाली है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। आपका एसएससी मेकर जो है आपके लिए लाया है, आपके फौजी बंदे को साकार करने के लिए फौजी बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो क्लास यहाँ पर मिलेगी, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये चीज़ें तैयार की गई हैं। और ये ऑफर आपका काफ़ी सीमित समय तक बचा हुआ है, तो इसको आपको, जिस बच्चे ने इनरोल अब तक नहीं किया वो बच्चा इनरोल कर ले। मात्र 299 रुपये में आपको ये प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत स्वयं सहायता समूह की लगभग 8.64 करोड़ महिलाओं की वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए वार्षिक होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप चीजें समझ जाएं, आपको अलग से कोई भी चीजें समझने की इसमें आवश्यकता ना हो। धीरे धीरे क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अभी एक मंत्रालय के द्वारा अभी इसको घोषित किया गया है। क्या? ये योजना का नाम है राष्ट्रीय लखपति दीदी योजना। अभी आपको इसके बारे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, एक बार आप समझिएगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय लखपति दीदी योजना, जिसके तहत जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, ठीक है ना, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, इनमें लगभग पूरे देश में 8 करोड़ 64 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनकी वार्षिक आमदनी को 1 लाख रुपए पहुंचाना है। ये टारगेट है इस मंत्रालय का। पहले तो आप इस मंत्रालय का नाम याद रखना, यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये पूरे भारत में लखपति दीदी योजना लागू की जाएगी। अब ये है क्या? ये जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं, इनका एक सर्वे किया गया, इनकी एक सूचना, एक डाटा इकट्ठा किया गया। तो डाटा इकट्ठा करने पर पाया गया कि जो महिलाएं हैं इन सहायता समूह में काम कर रही हैं, उनकी वार्षिक आमदनी 15,000 से 30,000 और 45,000 के बीच में है। काफ़ी मात्रा में, लगभग 80% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी जो वार्षिक आमदनी, एनुअल इनकम जो है वो 45-50 के आसपास है। इनमें 20% ही महिलाएं ऐसी हैं जो 1 लाख के आसपास कमा रही है। तो हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसने कहा कि हमको टारगेट करना है इतनी महिलाओं को हम टारगेट करते हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती हैं, और उनकी हमें जो वार्षिक इनकम है वो 1 लाख पहुंचानी है।
यानी कि पूरे वर्ष में वो 1 लाख कमाए। बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है, ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है, डाटा भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा ये डाटा भी। और किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप जरूर बताएं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के जो मंत्री हैं ये है गिरिराज सिंह। इंपॉर्टेंट है, एक बार बच्चे बताएंगे कि चीजें समझ आई या नहीं, और सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अगर चीजें समझ आ रही है या नहीं। सर पॉलिटी क्लास के लिए कितना पे करना पड़ेगा? प्रॉपरली चीजें यानी कि आपको ध्यान रखना है, वो पूरा एक कॉम्बो है जो आपको उसमें सारी क्लासेस मिलेंगी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है जी सर, समझ आ गया हो तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को समाप्त कर दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अभी निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जिसने जो अपने कर्मचारी हैं इनको क्या कर दिया? इनको कर दिया वर्क फ्रॉम होम, इनका बैन कर दिया कि भाई घर पे काफी मजे आप ले चुके हैं, अब आपको ऑफिस आके ही काम करना होगा। ये जो चीजें हैं ये बदल रही है, आप घर पर रह के अपनी वाइफ की भी हेल्प कराते हो और सैलरी हमसे लेते हैं। तो ये ट्विटर ने बैन कर दिया। किसने? ट्विटर ने बैन कर दिया कि बस अब तो आपको ऑफिस आना ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्विटर अभी जिसका अधिग्रहण किया, किसने किया? एलन मस्क ने इसका अधिग्रहण किया। और कितनी राशि में इसका अधिग्रहण किया? तो $44 बिलियन में इसका अधिग्रहण किया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और आपको ध्यान रखना है ब्लू टिक के लिए इन्होंने एक राशि निर्धारित की है। अगर किसी को ब्लू टिक चाहिए तो क्या करना होगा? ब्लू टिक के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ पे करना होगा, कुछ राशि पे करनी होगी। तो एक बार बच्चे बताएंगे कि कितनी राशि पे करने के लिए उन्होंने कहा है। दूसरा, इसके जो अभी सीईओ बने हैं ये कौन है? ये एलन मस्क ही अपने आप को इसका सीईओ बना दिया है। एलन मस्क ने अभी वैसे औपचारिक घोषणा नहीं की है, अभी चीजें निकल के आ रही है कि जो है हम इसके सीईओ बनेंगे, अभी इसकी फाइनली घोषणा नहीं हुई, आप ध्यान रखेंगे। इसके जो पहले सीईओ थे यानी कि पूर्व सीईओ थे, कौन थे? पराग अग्रवाल, इनको घर भेज दिया गया है, ठीक है ना। इनको कहा कि अब टाटा बाय बाय, आप जाइए, आपने काफी समय इसकी सेवा की है, हम अपने आप इसको देख लेंगे, ठीक है ना। सर आपका नाम क्या है? अच्छा, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में ये आएगा, ठीक है ना। सर वाइफ की हेल्प करना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने निकल के आई लॉकडाउन के समय कि बेचारे जो हस्बैंड हैं उनसे काफी काम लिया गया, ठीक है ना, उनकी दुर्दशा काफी हुई। तो इसलिए वे भी सोचते थे कि हमारा वर्क फ्रॉम होम जो है ये बंद हो जाए, वरना झाड़ू पोछा ये काफी समय से वहां पर लगा रहे थे, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 9 नवंबर से 23 दिसंबर तक CPS यानी कि सिटीजन प्रिस्क्रिप्शन सर्वे इज ऑफ, ठीक है ना, इज ऑफ लिविंग इंडिया, ये ऑफ है, इज ऑफ लिविंग इंडिया आयोजन किया जाएगा। पहली बार इसका आयोजन किस वर्ष किया गया? ये एक अभी सर्वे किया गया, सिटीजन प्रिस्क्रिप्शन सर्वे। इसमें क्या है? इसमें ये है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस सर्वे में ये पूछा जाता है घर घर जाकर, जो लोग शहरों में रह रहे हैं, कि आपकी जो यहाँ पर एक तरीका से आपके लिए जो रहने के लिए यहाँ सुविधाएं हैं वो प्रॉपर आपको मिल रही है या नहीं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इस चीज पर आपको सर्वे इन्होंने किया। तो ये पहली बार जो सर्वे हुआ था ये 2020 में हुआ था, ये 2022 में सेकंड इसका सर्वे हो रहा है, सेकंड टाइम इसका सर्वे का आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि पहली बार इसका सर्वे कब हुआ, कि आपकी जो लिविंग है यानी कि जहां पर आप रह रहे हैं वहां पर आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड हो रही है या नहीं। 2016 में नहीं, 2020 में लॉकडाउन के समय इसका सर्वे किया गया था। ऑनलाइन माध्यम से ये सर्वे होते हैं, ऑफलाइन इस बार होगा, पहले ऑफलाइन था। सर ऑल एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स है क्या? सर बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स है, आपको बिल्कुल भी ये घबराना नहीं है कि ये जो है एक ही क्लास है या SSC GD के लिए, सभी क्लासेस आपकी इसमें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। सर मैं असम से हूँ, बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर एक बार मेरा नाम लीजिए, सक्षम यादव है शायद आपका नाम, ठीक है ना। अगर कुछ गलती है तो एक बार आप बताएं, किसका मतलब है, क्या है, जल्दी से बताएं किसका मतलब आप पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे पूछ रहे थे, अच्छा आप आचार संहिता का मतलब पूछ रहे हैं। मैं अभी देखा एक बच्चा पूछ रहा था कि आचार संहिता का मतलब क्या होता है।
जब आर्टिकल 44 आप पढ़ेंगे, इसमें आचार संहिता का मतलब ये होता है, जैसे गोवा के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गोवा में क्या प्रावधान है, अगर गोवा में आर्टिकल 44 लागू है तो ये यहाँ पर प्रावधान क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इसका ज्वलनशील जो मुद्दा है, जैसे 3 तलाक बोलते हैं, उसी को लेकर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर जो भी समुदाय रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, जो भी व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं उनके लिए, सभी के लिए एक ही कानून होगा। मुस्लिम समुदाय ये कहकर 3 तलाक नहीं दे सकता कि हमारी कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है। जो वहाँ पर नियम कानून है, कोर्ट में जाने के बाद, कोर्ट की कार्रवाई होने के बाद ही तलाक उसमें फाइनल होगा, तलाक जब ही माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 तलाक कह दिया और तलाक हो गया। ये सभी हिंदू के लिए भी यही लागू होगा, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, यानी कि एक चीज के लिए सभी समुदाय के लिए नियम और कानून उसमें बनाए जाते हैं। अलग से आप ये नहीं कह सकते कि हमारे धर्म में ये नहीं है, हमारे धर्म में तो वो चीजें हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल एसएससी वीडियो, सीजीएल वाले भी वीडियो देख सकते हैं। हाल ही में रिलायंस जियो ने हैदराबाद व किस शहर में 5G सेवा शुरू की है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अभी जो रिलायंस जियो है, इसने अभी हैदराबाद के साथ साथ किस शहर में 5G सेवा शुरू की है। 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन। बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो ध्यान रखेंगे ये जो योजना शुरू की गई, सेवा शुरू की गई, ये कहां पर, ये बेंगलुरु में शुरू की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये क्या है, ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। सर कल योगी आदित्यनाथ आए थे हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आपकी भेंट हुई तो बताएं, चलिए एक बार नाम लीजिएगा, हर्ष मिश्रा, बहुत बढ़िया। तो ये जो 5G सेवा शुरू हुई, ये कहां पर हुई, ये हुई आपकी हैदराबाद और बेंगलुरु में। किसकी, जियो की, ये आपको ध्यान रखना है। जियो के मालिक कौन है आप सभी जानते हैं, मुकेश अंबानी इसके मालिक हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, बेंगलोर कहां पर है, बेंगलोर है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। और बेंगलोर में कल केम्पेगौड़ा जो हवाई अड्डा है, इसके दूसरे टर्मिनल का जो उद्घाटन किया, किसने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य व केंद्र शासित प्रदेश खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलों की मेजबानी करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम रिसेंटली। तो ध्यान रखेंगे, जो आपके खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ध्यान रखना, ठीक है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम नहीं है, ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। जो यूनिवर्सिटीज गेम होते हैं, इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। ये थोड़ा सा आपको सही करना है, ठीक है ना। मिस प्रिंटिंग है, इसे लिखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो ध्यान रखना, ये हमारा जो यूपी है, अपना यूपी, ये इसका आयोजन करेगा। जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होंगे, इस बार खेलो इंडिया जो यूथ गेम है, इनका आयोजन हरियाणा में हुआ था, हरियाणा के पंचकुला में हुआ था, ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। किसने इसका उद्घाटन किया था, तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। साथ ही मनोहर लाल खट्टर वहां पर मौजूद थे, हमारे खेल मंत्री भी वहां पर मौजूद थे, अनुराग ठाकुर। और हमारे इस बार जो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा इसमें पहले नंबर पर रहा, ठीक है ना। हरियाणा पदक तालिका में सबसे पहले नंबर पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी गेम होंगे, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ। चलिए बहुत बढ़िया, इतनी जानकारी अगर आप रखते हैं। 5G मतलब सर, 5G का मतलब होता है 5th जनरेशन, 5वीं पीढ़ी। जैसे आप अपने घर में तीसरी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी है या 5वीं पीढ़ी है, ऐसे ही इसकी जो है ये 5वीं पीढ़ी आ चुकी है। आप बताएं कि आप अपने घर में कौन सी पीढ़ी है, कौन से नंबर की आप पीढ़ी हैं, वैसे ही 5G होता है। समझ आया या नहीं? थोड़ा सा समझाने का तरीका हो सकता है कि बहुत ही आपको लगे कि सर बिल्कुल देसी तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन कोशिश यही करता हूं कि आपकी समझ आए, आपके व्यवहारिक जीवन से वो चीज़ें कनेक्ट करें, तभी आप चीज़ें समझ पाएंगे। सर एक मोटिवेशन दे दो भाई। मोटिवेशन आपको मैं बताऊं, मोटिवेशन आपसे बेहतर आपको खुद से कोई नहीं दे सकता, यानी कि आप खुद में ही आप अपने लिए मोटिवेशन है। आप अपनी स्थिति मेरे से बेहतर जानते हैं कि आपके घर की स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशन आपको खुद से ही अपने अंदर जागृत करना होगा। किसी भी वीडियो या किसी भी माध्यम से आपको मोटिवेशन की आवश्यकता ना पड़े, तभी आप मानेंगे कि आप अपने जो टारगेट है उसके प्रति डेडिकेटेड है। अपने माता पिता की स्थिति देखिए, वो किस प्रकार से आपको चीज़ें करा रहे हैं, वो ही सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए
हो जाएगा। इसलिए मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि कुछ समय के लिए आपने वीडियो देखी, मोटिवेट हुए और फिर वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। तो अंदर से मोटिवेशन तब आएगा जब आप चीज़ों को, अपने घर की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। ना मैं इस चीज़ को कभी किसी को कहता कि आप वीडियो देखिए, मूवी देखिए, ये देखिए, वो करिए। अपनी घर की स्थिति एक बार देख लीजिए, अपने माता पिता को एक बार देख लीजिए, वो ही मोटिवेशन है। चलिए, कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। टोटल 10 क्वेश्चन है और आपको बताना है कितने आपने इसमें अटेम्प्ट किए, कितना इसमें आपका स्कोर बना। 1/3 आपको नेगेटिव इसमें हटानी होगी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान सभा से लिया गया है? किस देश की संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अपने घर के हैं, घर को देखिएगा। चलिए, ठीक है ना, वही मोटिवेशन है। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना, जिससे क्लास से बच्चे जुड़ जाए। सर जी, आपको इतना याद कैसे रहता है सीएम के? ये चीज़ें हैं, इसमें समय लगता है, ये अपने हाथ से लिखने पड़ते हैं। या आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये टाइपिंग है, बस ये टाइपिंग जो हमारा स्टाफ है वो करता है, लेकिन उनको एक पेज पर लिख के हमें चीज़ें देनी पड़ती है। तो काफ़ी चीज़ें तो ऐसे ही याद हो जाती है जब मैं लिखता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक एक चीज़ों आपको लिखनी है, एक एक आप चीज़ें लिखेंगे तभी आपके चीज़ें याद रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो अभी आपको ध्यान रखना है, राज्य सदस्य, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनके नामांकन का जो प्रक्रिया है, ये हमने कहां से? आयरलैंड से ली है। कहां से ली है? आयरलैंड से। एक चीज हमने यहां से ग्रहण की है, वो है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कहां पर वर्णित है? भाग 4 में, जिनका वर्णन किया गया है। कब से कहां तक, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 36 से 51 तक इनका वर्णन है, आप सभी जानते भी होंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे, जो आपके डीपीएसपी है ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब ये है कि अगर इनको राज्य सरकारें लागू नहीं करती तो आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते, जबकि मूल अधिकारों के हनन होने पर, उनका उल्लंघन होने पर आप कहां जा सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट जो होगा वो 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, यानी कि संरक्षक इसको माना जाता है, ठीक है ना। ठीक है, भारत के सबसे अमीर कौन है? भारत के सबसे अमीर वर्तमान में अगर मैं बात करूं फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार या अन्य जो पत्रिकाएं हैं, वो है गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी सबसे अमीर है, ये आपको ध्यान रखना है। बस पत्रिका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कौन सी पत्रिका कौन सी चीजें निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार? जल्दी से एक बार आप क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। सर पैट का रिजल्ट कब आएगा? अभी कंफर्म नहीं है। यूपी सरकार है, कब तक लागू करे, कब तक उसको डिक्लेयर करे, कुछ नहीं कहा जा सकता। सर मेरा नाम लीजिएगा, दक्षिणा प्रवीण, सही है तो एक बार बताएं। थोड़ा सा यहाँ पर देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लाइट थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पर लग रही है, तो कुछ नाम आपको सही लगता है कि नहीं हो पाए, ठीक है। सर एक बार मेरा नाम आलोक कुंदा, ये नाम लेने की जो परंपरा है इसको बाद में रखेंगे। एक बार यहाँ पर ध्यान से आप चीजों को समझिएगा कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय लोगों को, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है ना। राइट टू एक्सप्रेशन, बिट्टू बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ये जो राइट टू एक्सप्रेशन है, यानी कि अभिव्यक्त करने की जो आजादी है, ये केवल किसको है? ये केवल भारत के नागरिक को है। अन्य विदेशी अपने आप को यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकता। एक्सप्रेशन में जो चीजें आती हैं, जैसे भारत के खिलाफ आप क्या है, किसी प्रकार की ऐसी चीजें नहीं लिखेंगे कि आप वो कह दे कि मेरी राइट टू एक्सप्रेशन की ये क्या है, ये एक मूल अधिकार है। आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, लेकिन आप कुछ भी बोले, कुछ भी लिखे, ऐसा नहीं होगा और फिर दावा करें कि मुझे ये अधिकार दिया गया है। तो इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जिस बच्चे ने मेरी पॉलिटी की क्लास पढ़ी है उसमें मैंने आपको डिटेल में चीजें कराई हैं कि जो आर्टिकल 19 है, ये 19 में आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन साथ ही साथ इन पर आपके क्या लगाए हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध इस पर लगाया है। तो वो सारी चीजें आप वहां से पढ़ेंगे इन डिटेल। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि केवल जो भारतीय नागरिक है इनको क्या प्राप्त है? ये अभिव्यक्ति का अधिकार प्राप्त है। एक सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची
निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। तो आपको बताना है कि जो डैश दिया गया है इसमें क्या लिखा हुआ है, निरंकुश, लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक या अधिकारवादी। ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 15, 16, 19 और 29, 30 जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कौन से? 15, 16, 19 और 29, 30। इसका आसान सा तरीका है याद करने का। अगर आपसे कभी इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन से हैं, तो आर्टिकल 15 आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 16 आप बताएंगे, आर्टिकल 19 जो अभी हमने पढ़ा राइट टू एक्सप्रेशन, आर्टिकल 29, सॉरी ये 29 है, 20 नहीं 29, और आर्टिकल 30। तो ये आपके 5 आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, बाकी भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। ये केवल 5 प्रकार के हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा नहीं है, ये लोकतांत्रिक है। यहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, किसके भीतर? ये नागरिक सेवाओं के भीतर ही काम करती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, डेमोक्रेटी, जनता का शासन। ये चीजें काफी अच्छे तरीके से क्लासेस में कराई गई है। जिस बच्चे ने क्लास देखी है या क्लास से जुड़ा हुआ है वो जानता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। ठीक है ना, और आपका संप्रभुता का मतलब क्या है। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको क्लास में कराई गई हैं। चलिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? जल्दी से एक बार आप बताएंगे। मैच द फॉलोइंग आपसे करा रहा है जी गुरुदेव, जी मेरे से सही हुआ, बहुत बढ़िया अनीता मिश्रा। ठीक है ना, आपका एक भी कमेंट आज मिस नहीं हुआ, तो बाद में आप ये ब्लेम मत करना कि सर आप मुझे इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, विशेष आपको ध्यान इस बार दिया जा रहा है, वैसे तो सभी बच्चों को दिया जा रहा है। आप यहाँ पर ये चीज़ें मत करा देना कि सर बस एक ही आप मुझ पर ही ध्यान दे रहे हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, ये ना कहें बच्चे मुझे। ठीक है, विमलेश कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे मोनू, वो बाद का एक इश्यू है जो आपने पूछा है। ठीक है ना, एक बार अगर आपने वीडियो देखी होगी एसएससी जीडी में तो आप ये पूछने लायक नहीं बचेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। एक बार देखिएगा ध्यान से। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका है किसमें? 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस आर्टिकल में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार ये किस आर्टिकल में वर्णित है? एक बार सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे। ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार ये जो था ये भी एक आपके मूल अधिकारों में शामिल था, लेकिन इसको हटा दिया गया। ये वर्तमान में कहां पर है? ये एक आपका विधिक अधिकार है। विधिक का मतलब होता है कानूनी अधिकार है, जो आर्टिकल 300A में जिसका वर्णन किया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो हटाया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? जल्दी से कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता? नहीं पूछ रहा है। दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, विधानसभा के चुने हुए सदस्य, दिल्ली तथा पौंडीचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, या विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। जल्दी से एक बार आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन भाग नहीं लेता? 4 ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। सर रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कब होगा? भाई साइट आप देखते रहें। यूपी के एग्जाम के बारे में कोई भी चीजें आप फिक्स नहीं कह सकते कि कब होगा। वो डेट देते हैं लेकिन उसको फिर बढ़ा देते हैं, तो अभी कंफर्म नहीं कर सकता कि कब होगा। ठीक है ना, चलिए बिल्कुल। हाँ, विधानसभा, क्या विधानसभा? 2 जगह विधानसभा लिखा हुआ, 3 जगह लिखा हुआ है, तो क्या विधानसभा? सही बताइए, आंसर इसका क्या है? सर मेरा नाम लीजिएगा।
ठीक है, तुम्हारा नाम लिया जाएगा। एक बार इसका आंसर सही करें, जो बच्चा सही आंसर देगा उसका नाम लिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये क्या है, ये है आपका विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्यों को इसमें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का कोई भी प्रावधान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का प्रावधान है। कितने? एक राष्ट्रपति का प्रावधान है। आर्टिकल 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है ये किस में निहित है? तो ये निहित है राष्ट्रपति में। यहां पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, थोड़ा सा आपको ट्रैक पे लाना था। ट्रैक पे लाने के बाद मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसका जो वर्णन है ये किस आर्टिकल में है? इसका जो वर्णन है ये किस आर्टिकल में है? जल्दी से बच्चे आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गण पूर्ति या कोरम क्या होगा? ये कोरम का मतलब यहां पर आपको समझना है, गण पूर्ति का मतलब समझना है। मान के चलिएगा कि घर में आपके सभा होनी है, कोई सम्मेलन होना है, कोई आयोजन होना है, तो आपके जो पिताजी हैं, आपके जो दादाजी हैं, उन्होंने कहा अगर इतने सदस्य होंगे तभी हम इसका आयोजन करेंगे। सेम ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की अगर आपको जो है बैठक करनी है तो कम से कम उसको कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो कुल सदस्यों का 1/10 अगर कोरम होगा, गण पूर्ति होगी, तभी हम अपनी सदन की कार्रवाई करेंगे, वरना जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उसको मना कर देंगे कि आज कोरम पूरा नहीं है, आज सभी सदस्य नहीं आए, तो आज हम इसको क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसका स्थगन करते हैं। तो ये जब गणपूर्ति होगी तभी हम कार्रवाई करेंगे, तभी हम इसको करेंगे। चीजें समझ आई या नहीं? एक बार बच्चे आंसर करने की कोशिश करेंगे। सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लास से बच्चे जुड़े, उन्हें भी इस क्लास का लाभ हो। तो 1/10 जो है कुल सदस्यों का कोरम होना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जल संभर, जल विभाजक, दोआब या तराई? जल्दी से बताएं इसको क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया, चंद्रशख कुमार। अच्छा, गजेंद्र पूछ रहे हैं काजल जी आप कहां से हैं? अरे भाई इन चीजों को भी देख लो, वो बाद में हो जाएगा कि कौन कहां से है। ठीक है, चलिए। सर मेरा कमेंट नहीं दिखता, प्रवीण यादव। बिल्कुल दिख गया भाई, आपका कमेंट दिख गया। आपने बोला कि सर आपको मेरा कमेंट नहीं दिखता। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। दो आब उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दो आब उसे कहा जाता है। जो दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ जमीन होती है, फॉर एग्जाम्पल ये दो नदियां हैं, इनके जो बीच का ये क्षेत्र है, ठीक है ना, इसको दो आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको दो आब कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये नदियां हैं, ठीक है ना, क्या है? ये नदियां हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो जल्दी से एक बार आप बताएंगे। सर मेरा भी जो कमेंट देखो। अच्छा, एसएससी मेकर ऐप पे लाइव क्लास। अच्छा चलिए, ये सजेशन भी आपका देखा जाएगा। विमलेश कुमार गुप्ता, बेसिक शिक्षा परिषद, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, कुछ जो टीचर्स वगैरह भी हैं, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। जो मेरी क्लास देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है यहाँ पर क्लास देखी। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप हमेशा टीचर एक स्टूडेंट ही रहता है, आपको लगता है कि कुछ कमी है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स? तो ध्यान रखेंगे, ये है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। किसे कहा जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि अपना रास्ता बदलने के लिए काफी फेमस है। इस बार बाढ़ इस नदी में इस स्थान पर आई, तो अगले वर्ष ये दूसरे स्थान पर आपको दिखाई देगी। एक बार ठीक है, चलिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो रास्ता बदलने के लिए काफी फेमस है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? जल्दी से एक बार आप बताएं। ठीक है,
मानस जो नदी है ये किसकी सहायक नदी है, या आप उपनदी इसको बोल सकते हैं। मानस रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। अच्छा, हाँ, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और एक दिन पहले का आपको पीडीएफ मिलता है, यानी कि आज का पीडीएफ आपको कल मिलेगा। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। जो मानस नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, उपनदी आप बोल सकते हैं। एक बार बताएंगे कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदी है तो आप बताइएगा कि किन किन देशों से बहकर, किन किन देशों से ये बहती है जो इसको अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। सर आपने जवाब नहीं दिया, पंकज कुमार, किस चीज का जवाब नहीं दिया एक बार आप बताएं, ठीक है ना। सर मैं रोज आपकी वीडियो देखता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगर आप रोज वीडियो देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है एक बार बच्चे बताएं, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ देशों से बहकर आती है, ठीक है ना, तो बताएंगे कि ये किन किन देशों से बहकर आती है, ठीक है ना, कहां पर ये आकर मिलती है, जल्दी से एक बार बताने की कोशिश आप करेंगे। आपने ज्योग्राफी में ये चीजें आवश्यक रूप से पढ़ी होंगी। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, यानी कि जो आपका स्थानीय शासन है इनको स्वतंत्रताएं दी गई थी। तो पूछ रहा है किसके काल में ये दी गई थी, जॉर्ज बार्लो के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो जो आपकी स्थानीय स्वतंत्रताएं हैं, स्थानीय शासन को जो स्वतंत्रताएं दी गई ये किसके द्वारा दी गई। स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा गया ये किसे कहा गया जिसने स्वतंत्रताएं दी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। असम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, ये भाई प्रदेश के नाम है, मैं देश के नाम पूछ रहा हूं, इसलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय कहा जाता है, ठीक है ना। जो आपने बोले असम, नागालैंड और मेघालय ये कैसे हैं, ये देश के नाम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नितिन बोल रहे हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपको चीज़ें समझ आई, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है ना। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है हो सकता है कि इतनी स्पष्ट ना हो, हिंदी के शब्दों में आपको लगे कि थोड़ा सा क्षेत्रीय चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, बिल्कुल। तो ये किसके काल में, लॉर्ड रिपन के काल में ये किया गया था, किसके, लॉर्ड रिपन ने इसको क्या किया था, स्वतंत्रताएं दी थी जो हमारे स्थानीय सुशासन है उसको। तो ये था आज का हमारा स्टैटिक और करंट अफेयर्स का पोर्शन। आपको कैसा लगा, अपना स्कोर जरूर मेंशन कीजिएगा, कितने आपने इसमें अटेम्प्ट किए, कितने आप उसमें सही कर पाए, क्या आपका स्कोर बना। 1/3 नेगेटिव आप खुद से उसको निकालिएगा, क्योंकि आप खुद का मूल्यांकन खुद से करें, कोई दूसरा ये नहीं बता सकता कि आप यहाँ पर गलत हैं यहाँ पर सही है, क्योंकि एग्जाम आपको पास करना है, ठीक है ना, कोई दूसरा आपके बिहाफ पे एग्जाम पास नहीं करेगा। तो आपको सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। एसएससी मेकर आपके लिए लाया है आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए फौजी बैच, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स इसमें उपलब्ध कराया जाएगा, क्लास नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये डिजाइन किया गया है, डाउट सेशन की आपको सुविधा है। अगर कोई चीज़ भी आपको समझ नहीं आती तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आपको वहां से प्रॉपर जानकारी दी जाएगी आपको कैसे करना है। इसमें आपका जो ऑफर है ये काफ़ी सीमित समय तक है, ठीक है ना, ये काफ़ी सीमित समय तक है, सीमित रह गया है, यानी कि डेट आपकी जो है जा चुकी है, तो आप ध्यान रखेंगे। 299 रुपये में मात्र आपको ये दिया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो कांस्टेबल बैच है, एक बैच आपका ये कंप्लीट हो चुका है, कुछ बच्चे जो इसमें भी इनरोल करना चाहते हैं वो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्द ही आपका एक नया बैच स्टार्ट होगा, इसमें बिल्कुल बेसिक से आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस कंप्लीट कराई गई है। क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, मात्र 399 रुपये में आपको ये दिया जा रहा है। ये वो नंबर है, यानी कि इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। आपकी क्लासेस से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे सुबह 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, 9 बजे जीके गुलशन सर की मैथ की क्लास होगी, उसके बाद आपकी 11 बजे जीके जीएस की क्लास होगी, ठीक है ना। सर स्कोर 1 सही रहा, 1/3 लगाकर नेगेटिव में चला गया,
यार प्रिंस, मुझे तुमसे इस तरह की जो उम्मीदें हैं वो नहीं है। पता नहीं क्यों आप बोलते हैं कि मेरा एक ही सही हुआ है। पर्सनली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप इस तरह के जो आंसर देते हैं उससे मुझे नहीं लगता कि आपका इतना कम स्कोर कम होने वाला है। तो 11 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास है, ठीक है ना। और आपकी 2 बजे हिंदी की क्लास होगी जोगेंद्र सर के द्वारा, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 4 बजे आपकी जो है रीजनिंग की क्लास है निखिल सर के द्वारा। 8 बजे आपकी अजय सर के द्वारा मैथ की क्लास होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपको ध्यान रखना है एसएससी मेकर का ऐप आप डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जो कोर्सेज एसएससी मेकर के द्वारा लॉन्च किए गए हैं उनसे आप देख सकते हैं कि आप किस में इनरोल करना चाहते हैं। आपका जो इंटरेस्टेड है वो वहाँ पर इनरोल आप कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, यहाँ से पीडीएफ भी मिलेगी, क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर मिलेगी। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। और ये एसएससी मेकर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सर मैंने कल अपना फ़ोन नंबर दिया था। अच्छा नहीं भाई, आपने फ़ोन नंबर नहीं दिया, वरना मैं कॉल ज़रूर करता। ठीक है सर, मेरा जवाब नहीं दिया। बबलू दास जी बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं। तिब्बत, चीन, भारत, बांग्लादेश, बहुत बढ़िया, इसीलिए उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ठीक है भाई, अच्छा जो आपका पर्सनल हो गया। तो सर मैंने कल आपको फ़ोन किया था अभी यादव, ऐसा नहीं है, फ़ोन नंबर आपने दिया और मैं कॉल ना करूं। एक बार आप दोबारा से अपना नाम लिख के जब बताइएगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 10 में से 6 सही हुए हैं। देखिएगा, टारगेट ये रखना है, टारगेट जब तक आप अपने आप को नहीं दोगे कि 10 क्वेश्चन है और मुझे 10 के 10 सही करने हैं। इसमें हो सकता है कि 9-8 के आसपास आप रहने की कोशिश कीजिएगा। 6 एवरेज है, मैं नहीं कहता खराब है, लेकिन एवरेज है, इससे ऊपर आपको जाना है। एवरेज से ऊपर आप जाएं और जिस चीज़ की आप क्लास ले रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की आप क्लास ले रहे हैं, उसका क्वेश्चन गलत होने का मतलब नहीं बनता। या तो आप सही से समझ नहीं पाए, या आप सही से चीज़ों को समझना नहीं चाहते, या आप उसका रिवीजन नहीं करते। ये 3 ही कारण हो सकते हैं। पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो, ठीक है ना। अभी कुछ चीज़ें क्लास में बची हुई हैं, जो पॉलिटी से बच्चे जुड़े हुए हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें बची हुई हैं। एक बार सभी वो कंप्लीट होने के बाद आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत होने का जो है डर खत्म हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप रिवाइज करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये था आज का आपका क्लास। कैसा लगा आपको क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जिससे क्लास से सभी बच्चे जुड़ जाएँ, ठीक है ना। सर मेरा एक भी ना हुआ। अच्छा, अपार चिता आपका नहीं हुआ। आपके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे और डंडे के बल पर आपको ये चीज़ें कराई जाएगी, तभी आप चीज़ों को सही से कर पाएंगे। मुझे लग रहा है कि आप जो है थोड़ा सा, हाँ चलिए, 1 टाइम नेम प्लीज। बाबा, ठीक है, ये बाबा है जिसका एक बार नाम लेना है। अच्छा, YouTube पर आपकी आईडी पर दिए थे सर, ठीक है। आज वीडियो के कमेंट में लास्ट में आपको डालना है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते, लाडली कुमारी। ऐसा नहीं है कि मैं आपका कमेंट नहीं देखता, ठीक है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपकी क्लास जो है वो सुबह 6 बजे होती है। चलिए।